गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो मैंने आपको बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहली अभिव्यक्ति फ्रेडरिक सारियो के चित्र से हुई। उसने केवल एक सपना देखा था, एक कल्पना की थी, लेकिन जो राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति है, स्पष्ट अभिव्यक्ति, वो फ्रांस की क्रांति में देखने को मिली। तो फ्रांस की क्रांति क्यों हुई और उसमें जो समाज के अंदर उस समय दो ही वर्ग पाए जाते थे, एक तो या तो बिल्कुल अमीर वर्ग के लोग या बिल्कुल गरीब वर्ग के लोग। तो उस दौरान क्या है, एक तीसरा वर्ग है वो उभर करके सामने आया, जिसको मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग जिसको कहा गया, जिसके अंदर क्या थे, कुछ जो बड़े व्यापारी थे और शिक्षित लोग उसका सदस्य थे। तो ये उदारवादी राष्ट्रवाद है वो कैसे पनपा? तो उदारवादियों ने जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कैसे लोगों के मन के अंदर भरी, और उदारवाद राष्ट्रवाद का मतलब क्या था। तो देखिए, यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातीन भाषा के मूल लेबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। यानी लेबर का अर्थ क्या है? आज़ाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब क्या था? व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार मिले। यही क्या था? उनके लिए आज़ादी का मतलब था। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, सबकी सहमति से सरकार बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, यानी जब फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी क्रांति हुई तो जो उदारवादी जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जोर देना शुरू किया कि फ्रांस के अंदर क्या है, एक ऐसे शासन की स्थापना हो जहां पर क्या था, निरंकुश शासन हो, पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकार हैं उनकी समाप्ति हो, एक संविधान के अनुसार देश चले, संसदीय प्रणाली वहां पर हो। तो ये था उदारवाद का जो उद्देश्य था। उसके बाद 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे कि जो निजी संपत्ति है उसके ऊपर क्या है, उनका स्वामित्व हो, उनका अधिकार हो, तो उसके ऊपर बल देते हैं। तो देखिए, इसमें तीन चीजें हमने पढ़ी कि नया जो मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब क्या था, व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबको बराबरी। लेकिन राजनीतिक रूप से उदारवाद क्या चाहता था कि ऐसी सरकार जो सबकी सहमति से बनी हो, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान, संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। लेकिन 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। तो जो उदारवादी थे उनका जो उद्देश्य है वो समय के अनुसार वो और ज्यादा विस्तृत होता चला गया या बदलता चला गया। उसके बाद देखते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। कि कानून के सामने सभी बराबर हो तो इसका मतलब ये नहीं था कि सभी को वोट देने का अधिकार हो, ऐसा कुछ नहीं था। अब याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। अब जो फ्रांसीसी जो राजतंत्र बना, संवैधानिक राजतंत्र बना, तो उसमें जो 1791 में जो बना था, तो वहां पर केवल वोट देने का अधिकार किसको था? केवल संपत्तिवान लोगों को ही चुने जाने का और वोट देने का अधिकार था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। केवल थोड़े समय के लिए
जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। तो जैकोबिन जो सरकार वहां पे बनी थी उस समय केवल कुछ समय के लिए सभी वयस्क पुरुषों को, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर थी, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। तो उसके बाद दोबारा फिर क्या है, नेपोलियन का अधिकार है वो फ्रांस के ऊपर हो जाता है, नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है। तो दोबारा फिर क्या करता है, वो जो मताधिकार है उसको सीमित कर देता है और वोट देने का जो अधिकार है वो क्या है, वही फिर जो संपत्तिवान जो पुरुष हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार है वो मिल जाता है, और महिलाओं को अवयस्क का दर्जा वो दे देता है, उनको पिता और पतियों के अधीन कर देता है। और संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। तो ऐसे जो आंदोलन है वो पूरी जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान है वो चलते रहे कि महिलाओं और जो संपत्ति विहीन, जिनके पास संपत्ति नहीं है या धन नहीं है, ऐसे पुरुषों को भी वोट देने का अधिकार है वो मिले या राजनीतिक अधिकार उनको मिले। उसके बाद देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब क्या था। ये तो था राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब क्या था। अब आता है आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी लोग क्या चाहते थे कि बाजार मुक्त हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, ताकि आसानी से व्यापार हो सके। चीजों तथा पूंजी यानी पैसे के आवागमन यानी आने जाने पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को, जो नियंत्रण लगाए गए हैं उनको खत्म करने के पक्ष में ये उदारवादी लोग थे। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। अब देखिए कुछ जर्मन भाषी इलाके थे, तो वहां पे क्या था कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। तो नेपोलियन ने क्या किया, 39 राज्यों का एक महासंघ है वो बनाया, और इसमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। तो उस समय क्या था, प्रत्येक की अपनी अपनी मुद्रा थी और अपनी अपनी क्या थी इनकी जो नापतोल प्रणाली थी, किसी कपड़े को नापने की या किसी चीज को तोलने की। 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। तो कोई भी व्यापारी अगर कोई सामान बेचने के लिए निकलता है, कहाँ से, हैम्बर्ग से, तो उसको न्यूरेमबर्ग तक अपना सामान बेचना है, तो उस दौरान क्या है 11 जो सीमा शुल्क नाके हैं वो पड़ते थे, जहां पर उस व्यापारी को क्या है सीमा शुल्क चुकाना पड़ता था। उसके बाद देखिए, और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। जितना उसके पास सामान है उसका 5% शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था उस समय, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती या बढ़ती रहती थी। अगर एक एले कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है तो उसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, 54.7 सेंटीमीटर, मेज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो जो एक पैमाना जैसे हमारा मीटर होता है वैसे वहां पे एले, तो उस एले का जो माप है वो भी हर जगह एक जैसा नहीं था, वो भी क्या है अलग अलग पाया जाता था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर उन 39 राज्यों का एक महासंघ बनाना नेपोलियन के लिए कितना जरूरी था। तो उसने क्या किया, जितने वो 11 सीमा शुल्क थे उनको घटा करके उसको दो जो सीमा शुल्क है वो केवल वही रखे गए, बाकी सबको खत्म कर दिया गया। हर एक सीमा शुल्क के ऊपर 5% जो सीमा शुल्क है वो देना पड़ता था। अगर कोई व्यापारी कोई सामान लेके निकलता था और 11 जो सीमा शुल्कों से वो गुजरता था, तो वहां पर सीमा शुल्क देते देते उसकी जो वस्तु है
वो अंत तक क्या है, वो आधी रह जाती थी। उसके बाद देखते हैं कि नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण में पक्ष या तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं और लोग पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। तो जो वाणिज्यिक वर्ग था या जो उदारवादी लोग थे, आर्थिक उदारवाद, तो चाहते थे कि ऐसी परिस्थितियां हो जिससे आर्थिक विनिमय और विकास के अंदर किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, जहां पर वस्तुओं, लोगों और पूंजी का जो आवागमन है वो बिना किसी बाधा के हो सके। तो ऐसे ही 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, जितने वो 11 शुल्क थे वो समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या केवल 2 कर दी। उससे पहले 30 से ऊपर मुद्राएं हैं वो उस क्षेत्र में चलती थी। इससे भी व्यापार करने में मुश्किलें आती थी। एक क्षेत्र की मुद्रा दूसरे क्षेत्र में नहीं चलती थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, रेलवे लाइन बिछाई गई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। तो उस समय जो राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस के अंदर पनप रही थी, तो इस आर्थिक राष्ट्रवाद ने क्या किया, उसको मजबूत बनाया। तो ये लोग क्या, आर्थिक रूप से ये लोग क्या हुए, संगठित हुए, एक हुए, क्योंकि आर्थिक रूप से इनका जो व्यापार है वो, उसके अंदर बाधाएं हैं वो आ रही थी, है ना। बहुत सारी मुद्राएं चलन में थी, जिससे व्यापार करना मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे जो सीमा शुल्क हैं या नाके हैं, उनसे होकर के व्यापारी को गुजरना पड़ता था, तो मुश्किलें आ रही थी। तो उन सीमा शुल्कों को खत्म कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या केवल 2 कर दी गई। और एक पहला जो एक शुल्क संघ बनाया गया 1834 में प्रसा की पहल पर, जिसका नाम था जोल्वेराइन। और इससे क्या हुआ, जो राष्ट्रीय एकीकरण की जो भावना है, आर्थिक राष्ट्रवाद की जो भावना है वो और भी मजबूत होती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि जो लेबर जो शब्द है उसका मतलब क्या है, और उदारवाद का राजनीतिक अर्थ क्या था, राजनीतिक महत्व क्या था, आर्थिक महत्व क्या था, ये सब चीज़ें हमने इसके अंतर्गत देखी।